इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट्स के न्यूमेरिकल जो AK2 के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल जो AK2 के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के न्यूमेरिकल देखकर यहां पर आए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आपने देखा होगा कि यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो कोई आपको डेरिवेशन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता है, उसके साथ न्यूमेरिकल अटैच करके पूछ लेता है। यानी कि अगर आपको किसी भी यूनिट से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको थ्योरी और विद न्यूमेरिकल दोनों की समझ होनी चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसा ही कुछ आप यहां पर पहले क्वेश्चन में देख रहे होंगे यूनिट नंबर 4 के। मैंने डायरेक्टली यहां पर सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि इसके पहले पार्ट में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम चूंकि न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं यहां पर, तो हम न्यूमेरिकल पार्ट की ही यहां पर बात करेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे हर बार की तरह विनती करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो शुरू होने से पहले आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए ताकि आप खुद से लिखकर क्वेश्चन करके देखें, तभी समझ में आएगा। मैं शुरुआत से आपसे यही कहता हुआ रहा हूं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन तभी आपको क्लियर होंगे जब तक आप उनको करके नहीं देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई हुई है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के न्यूमेरिकल के बेसिस पर, वैसे ही आप यूनिट नंबर 4 के लिए भी जो फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे 1 बाय 1 उनको नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द EMF जनरेटेड। जो जनरेटेड EMF है वो कैलकुलेट करना है। कंडीशन दी हुई है 4 पोल वेव बॉन्डेड, यानी कि 4 पोल हैं और वेव बॉन्डेड कंडीशन यहां पर दी गई है। किसके लिए? जनरेटर के लिए। और उस जनरेटर में 65 स्लॉट्स दिए हुए हैं और हर एक स्लॉट में 12 कंडक्टर्स दिए हुए हैं। जब आपका ये जनरेटर स्पीड 1200 RPM से चलता है तो आगे उसने ये भी कहा है कि जो फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है वो 0.02 वेबर यहां पर गिवन है। तो सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह आप सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं वो यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले पोल की नंबर दिए हुए हैं आपको 4, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है वेव बाउंड, तो यहां पर वेव बाउंड होने पर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं इसका वेव बाउंड, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे उसने कहा है हैविंग 65 स्लॉट्स विद 12 कंडक्टर पर स्लॉट। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे? 65 स्लॉट्स हैं और हर एक स्लॉट में 12 कंडक्टर हैं। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 780। तो 780 आपके कंडक्टर्स की वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ स्पीड जो दी हुई है वो 1200 यानी कि 1200 RPM स्पीड आपको दी गई है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो रहा है, वो देख लेंगे आप, है ना, ठीक है। और फाई की वैल्यू यानी कि जो फ्लक्स है वो दिया हुआ है 0.02 वेबर। इज दैट क्लियर? पूछा क्या है? जनरेटेड EMF, जिसको आप EG के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज आपके पास हो गई जो जो गिवन है। अब जो चीज आपसे पूछी गई है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लिखेंगे यहां पर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि EG जो होता है यानी कि जनरेटेड EMF वो क्या होता है बेटा? P phi ZN अपॉन यहां पर हो जाएगा 60 एम्पियर। इज दैट क्लियर? अब 1 बाय 1 करके जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो सब आप पुट करते चले जाएंगे। 4 इंटू 0.2 इंटू Z की वैल्यू 780 दी हुई है, N की वैल्यू 1200 दिया हुआ है, अपॉन यहां पर हो जाएगा 60 और A की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो जनरेटेड EMF की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 624 वोल्ट। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गई होगी कि हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा,
इजी न्यूमेरिकल आपको आसानी से किसी क्वेश्चन के साथ चिपकाकर वो पूछ लेगा। तो अगर आपको थ्योरेटिकल या डेरिवेटिव क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है तो आपको न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए 4 पोल जनरेटर विद 400 आर्मेचर कंडक्टर्स हैज ए यूजफुल फ्लक्स ऑफ 0.4 वेबर पर पोल। ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इफ द मशीन इज वेव बाउंडेड। यानी कि पहले तो अगर वेव बाउंडेड है मशीन तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा या जनरेट होगा वो पूछा गया है। एंड रन एट द स्पीड 1200 आरपीएम, यानी कि 1200 आरपीएम पर जब इस वेव जो आपकी मशीन है वो रन कर रही है। आगे क्या कहा है? व्हाट मस्ट बी द स्पीड। अब स्पीड भी पूछी है एट विच मशीन शुड बी ड्राइवन टू द जनरेटर द सेम ईएमएफ इफ मशीन इज लैप बाउंड। मतलब अगर हम बात करें कि मशीन जो है वो लैप बाउंडेड है लेकिन वहां पर वो जो ईएमएफ जनरेट कर रही है वो सेम है, तो तब स्पीड क्या होगी मशीन की, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप लोग यहां पर लिख लेंगे और फिर जो फाइंड आउट करना है उसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पोल दिए हुए हैं 4। ठीक है, क्लियर हो गया। पी की वैल्यू दी हुई है, स्पीड आपको दिया हुआ है 1200 आरपीएम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? आर्मेचर कंडक्टर दिए हुए, यानी कि Z की वैल्यू यहां पर बेटा डायरेक्टली दे दी है 400। पहले वाले क्वेश्चन में हमने Z की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, 5 ही आपको गिवन है 0.04 वेबर पर पोल। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो सबसे पहले जनरेटेड ईएमएफ पूछा है, वो हम ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में जैसे निकाल चुके हैं वैसे ही आपका निकल जाएगा। तो पहली कंडीशन में आपसे पूछा है जनरेटेड ईएमएफ कब? जब आपका मशीन वेव बाउंडेड है। तो हमें पता है 4 वेव बाउंडेड है ना। जब वेव बाउंडेड है आपकी मशीन तो ए की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, तो अब लिखेंगे वी नो दैट कि ईजी जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा? पी फाई ZN अपॉन 60A। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे सारी। 4 इंटू 5 की वैल्यू है 0.04, Z की वैल्यू है बेटा 400 और N की वैल्यू आपको दी हुई है 1200 अपॉन 60। A की वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्योंकि वेव बाउंडेड की बात कर रहा है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 640। तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो 640 वोल्ट आपका आ जाता है। इज दैट क्लियर? आगे उसने पूछा है स्पीड, लेकिन स्पीड के लिए उसने कहा है कि जो पहली कंडीशन में ईएमएफ जनरेट हो रहा था वही सेम ईएमएफ यहां पर रहने वाला है। तो अब आप सेकंड कंडीशन लिखेंगे, हम कलर चेंज करके लिखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए आपसे पूछा है स्पीड, यानी कि एन की वैल्यू पूछा है यहां पर। अब क्योंकि सेकंड कंडीशन ले रहे हैं तो मैं इसको N2 लिख लेता हूं बेटा, है ना। तो ये N2 की वैल्यू यहां पर पूछी गई है, लेकिन कहा क्या है? लैप बाउंड, है ना। 4 लैप बाउंड। अब आपको यहां पर अगर आपने मोटर के बारे में या जनरेटर के बारे में पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि जब मशीन आपकी लैप बाउंड होती है तब आपकी क्या कंडीशन होती है। तो लिखेंगे 4 लैप बाउंड क्या होता है? A = P ही होता है, यानी कि A की वैल्यू और P की वैल्यू सेम रहती है फॉर द लैप बाउंड। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और दूसरी कंडीशन उसने ये भी कही है कि जो जनरेटेड ईएमएफ है सेकंड कंडीशन में वो पहली कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ है उसके इक्वल है। ये यहां पर कहा है इसने जनरेट द सेम ईएमएफ। तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला लगा देना है। वी नो दैट बाई जनरेटेड ईएमएफ है तो ईएमएफ तो यहां पर भी वही जनरेट होगा, फॉर्मूला तो बेटा यहां पर भी वही रहेगा सेकंड कंडीशन के लिए। Eg2 = P phi ZN अपॉन 60A। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम सेकंड कंडीशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए मैं स्पीड N2 यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, तो अब आपके पास N2 की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बच्चों? यहां पर हो जाएगा 60A Eg अपॉन यहां पर हो जाएगा P phi Z। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वो सारी वैल्यूज आप 1 by 1 करके पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब Eg नहीं लिखेंगे, N2
इज इक्वल टू 60। ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, ए की वैल्यू पी के इक्वल है, तो ए की जगह पी रख दीजिए या पी की जगह ए रख दीजिए, वही बात होगी। तो ईजी की वैल्यू अभी आपने पहली वाले पार्ट में निकाली है 640 अपॉन पी, आप ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। फाई की वैल्यू आपको पता है 0.04 आपको गिवन है, और जेड की वैल्यू आपकी 400 है। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ये पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां पर स्पीड मिलेगी आपको 2400 आरपीएम। ठीक है, तो फाइनली आपको जो सेकंड स्पीड उसने पूछी थी, जब आपकी लैप बाउंडेड रहेगी मशीन और जनरेट करेगी सेम ईएमएफ, तो स्पीड हो जाएगी 2400 आरपीएम। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में ही जो पूछा गया था वो यहां पर पूछा गया, और एक स्टेप और आगे इंक्रीज यहां पर किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और दोनों पार्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन 8 पोल 400 वोल्ट संट मोटर हैज 960 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 40 एम्पियर एंड फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। आगे द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम एंड द कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज 4th पर ब्रश। यानी कि 4th पर ब्रश उसने क्या बोला है यहां पर, कॉन्टैक्ट ड्रॉप बोला है। एंड कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, यानी कि फुल लोड स्पीड मोटर की क्या होगी वो यहां पर इसने पूछा है। क्लियर है। चलिए अब हम यहां पर 1 बाय 1 करके जो जो चीजें दी हुई हैं वो यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले उसने नंबर ऑफ पोल दिए हुए हैं, तो मैं लिखता हूं गिवन दैट, जो जो चीजें आपको दी हुई हैं। तो पी की वैल्यू आपको दी हुई है 8। ठीक है, फिर आपको बी दे दिया है यहां पर 400 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। आगे उसने जेड की वैल्यू दे दी है यहां पर 960। ठीक है, देन आगे उसने कहा है वेव कनेक्टेड या वेव बॉन्डेड, एक ही बात है, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 2 हो जाएगी। बार बार मैं अब नहीं लिख रहा हूं बेटा, है ना, वेव कनेक्टेड या वेव बॉन्डेड एक ही बात है, तो उसके लिए ए की वैल्यू 2 होती है। लैप बॉन्डेड या लैप कनेक्टेड बोलता तो ए इक्वल्स टू पी वहां पर हो जाता। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहां पर चूंकि कितने ब्रश हैं, 2 हैं, तो है ना, तो लिखेंगे यहां पर चूंकि 2 ब्रशेस, है ना, जो 2 ब्रशेस होते हैं, है ना, तो इसलिए जो ब्रशेस ड्रॉप होगा, है ना, तो मैं लिख देता हूं ब्रशेस ड्रॉप, वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर जो ब्रश ड्रॉप मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा, 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे उसने क्या कहा, क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो लिखते हैं। आर्मेचर फुल लोड आर्मेचर करंट जो है IA उसने यहां पर दिया हुआ है, कितना है बेटा 40 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर उसने फ्लक्स भी दिया हुआ है 5 = 0.02 वेबर। इज दैट क्लियर। एंड एट द एंड उसने ये भी कहा है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है यानी कि RA वो कितना है 0.1 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए ये यहां पर कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है, ये जो है ना, ये 4th नहीं है, 1 वोल्ट है बेटा। ठीक है, तो 1 वोल्ट पर ब्रश है और 2 ब्रश होते हैं, इस वजह से ब्रश ड्रॉप जो हो जाएगा वो 1/2 यानी कि 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, क्लियर। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर फॉर द फुल लोड, एन की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। ठीक, क्लियर। चलिए लिखेंगे वी नो दैट। अभी हम पहले वाले दोनों न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला यूज कर रहे हुए हैं कि जनरेटेड ईएमएफ, या उसी को आप मोटर की टर्म में बैक ईएमएफ बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर मोटर की बात की जा रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बैक ईएमएफ बोल दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा बैक ईएमएफ, जिसको आप ईजी ही यहां पर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ईजी हम जनरेटेड में लिखते थे तो बैक ईएमएफ को यहां पर आप ईबी ही लिख लें। ठीक है, समझ गए ना, डिफरेंस आप समझेंगे यहां पर। बैक ईएमएफ दैट मीन्स फॉर द मोटर और जनरेटेड ईएमएफ दैट मीन्स फॉर द जनरेटर। इज दैट क्लियर। तो फॉर्मूला आपका वही रहने वाला है, P phi Z N अपॉन 60A। ठीक है, तो यहां से आपको N की वैल्यू मिल जाएगी, N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60A EB अपॉन यहां पर हो जाएगा बेटा P phi Z। इज दैट क्लियर।
अब पहली इक्वेशन आप हम इसको मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर सारी वैल्यूज नहीं है, तो आपके पास जो वैल्यू नहीं है वो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर हमारे पास ईवी की वैल्यू नहीं है, तो आप लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि जो ईबी होता है यानी कि बैक ईएमएफ होता है फॉर द शंट मोटर, क्योंकि यहां पर शंट मोटर की बात वो कर रहा है, तो ईबी इक्वल्स टू होता है बेटा V माइनस आई ए आर ए माइनस ब्रश ड्रॉप। ठीक है, V माइनस आई ए आर ए माइनस ब्रश ड्रॉप। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं यहां पर, ये है 400 माइनस आई ए की वैल्यू है आपके पास 40, आर ए की वैल्यू है 0.1 और ब्रश ड्रॉप है आपके पास 2 वोल्ट का। तो जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे देन यू गेट 394 वोल्ट। तो यहां पर बैक ईएमएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 394 वोल्ट। अब ये वैल्यू उठाकर सारी अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। thus इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आ जाएगी n इक्वल्स टू 60, a की वैल्यू है 2 क्योंकि वेव कनेक्टेड बोला है उसने, ईबी अभी आपने निकाला है 394 अपॉन p की वैल्यू हमें दी हुई है 8 पोल है, इनटू फाई की वैल्यू आपको गिवन है 0.02। ठीक है, और z की वैल्यू है 960। ठीक है, तो जब आप ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 307.8 आरपीएम की स्पीड आपको यहां पर मोटर की देखने को मिल जाएगी। देखिए कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन खुद करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग बताते रहें कि हाँ वैल्यू सही है सर। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये थोड़ा सा चेंज आपका क्वेश्चन था, यहां पर आपका स्पीड तो पूछी गई थी, साथ ही साथ उसमें हमें स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बैक ईएमएफ भी फाइंड आउट करना यहां से आ गया है। तो आपका एक फॉर्मूला फॉर द मोटर बैक ईएमएफ हो गया और दूसरा यहां पर बैक ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है कि अगर आपको V करंट और RA या फिर ब्रश ड्रॉप दिया होगा तो आप यहां पर ईएमएफ की वैल्यू बैक ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे न्यूमेरिकल तीनों जो हमने अभी तक किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए अपने आप से खुद से कोशिश करेंगे करने की तो बहुत आसान आपको क्वेश्चन लगने वाले हैं, बिल्कुल कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब ये नए कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। द वोल्टेज अप्लाई टू द स्टार्टर ऑफ ए थ्री फेस स्टार्टर की यहां पर बात कर रहा है। 4 पोल इंडक्शन मोटर है, हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर इज 15.5 हर्ट्ज, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है रोटर में उसकी फ्रीक्वेंसी है 15.5 हर्ट्ज। डिटरमाइन द स्लिप एंड स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग। स्लिप की वैल्यू पूछी है और जिस स्पीड पर मोटर रन कर रही है वो स्पीड पूछी गई है। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। गिवन दैट, क्या क्या चीजें आपको गिवन है, मैं कलर चेंज करके यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है मेरे बेटा, सबसे पहले आपको वैल्यू दी हुई है P की। P इक्वल्स टू क्या है बेटा, 4 पोल आपको यहां पर दिए गए। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं पर आगे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, देन अगर आप आगे पढ़िए क्वेश्चन को तो यहां पर इसने कहा है जो फ्रीक्वेंसी है जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन द रोटर है ना, उसको हम एफ डैश से डिनोट करते हैं, वो है 15.5 हर्ट्ज। समझ गए ना, यहां पर जो एफ डैश क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन द रोटर। रोटर में जो ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ डैश। ठीक, पूछा क्या है, पूछा है स्लिप यानी कि एस की वैल्यू और एन की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां से 2 फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो आपको एस और स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं आप मोटर की इस कंडीशन में, वो दोनों फॉर्मूले आप अपनी फॉर्मूला शीट में नोट भी करते चलेंगे। तो लिखेंगे आप वी नो दैट हम जानते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है रोटर में उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल्स टू एस इंटू एफ। ठीक है, तो यहां से आपको एस की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी एफ डैश अपॉन एफ।
ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 15.5 अपॉन एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से देन यू गेट 0.31। तो यानी कि जो स्लिप की वैल्यू है वो आपको यहां पर मिल जाएगी 0.31। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहां पर स्पीड ऑफ द मोटर। तो आगे लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि जो स्लिप का फॉर्मूला होता है वो S इक्वल्स टू होता है बेटा सिंक्रोनियस स्पीड माइनस स्पीड ऑफ मोटर अपॉन सिंक्रोनियस स्पीड NS। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिलेगी बेटा, n की वैल्यू यहां पर मिलेगी NS माइनस NS इंटू S। अगर आप यहां से NS कॉमन ले लेते हैं देन वी गेट 1 माइनस S ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा। लेकिन अभी आपको यहां पर सिंक्रोनियस स्पीड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप यहां पर n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करके लिखते हैं वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि जो सिंक्रोनियस स्पीड होती है बेटा NS इक्वल्स टू वो होती है 120 F अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो आप यहां से NS की वैल्यू निकालेंगे। 120 इंटू एफ की वैल्यू आपको 50 दी हुई है, नंबर ऑफ पोल्स आपको 4 दिए हुए हैं। तो यहां से जो स्पीड आएगी NS यानी कि सिंक्रोनियस स्पीड वो 1500 RPM आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस अब ये वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर देंगे 10 n इज इक्वल टू 1500 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.31 S की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे स्लिप की। देन यू गेट फाइनली n इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे यू गेट 1035 RPM यानी कि 1035 RPM आपको स्पीड मिल जाएगी मोटर की। क्लियर है। तो ये आपकी स्पीड आ गई है मोटर की, जिस स्पीड पर आपकी मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए 25 किलोवाट 250 वोल्ट DC shunt generator has armature and field resistance of 0.06 ohm and 100 ohm respectively. Determine the armature power developed when the working as, अगर ये जो मशीन दी हुई है ये वर्क कर रही है जनरेटर की तरह जो डिलीवर कर रही है 25 किलोवाट आउटपुट, और दूसरी सिचुएशन में पूछा गया है जब मोटर की तरह वर्क कर रही है और वो 25 किलोवाट इनपुट ले रहा है। तो दोनों कंडीशंस में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर्मेचर पावर की। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरेटर की। अब जनरेटर का डायग्राम सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया देन आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं गिवन दैट। क्या क्या चीजें आपको गिवन है यहां पर वो हम लिख लेते हैं। जो आपको यहां पर दिया हुआ है ये 25 किलोवाट यानी कि जो जनरेटेड पावर है PG वो कितना है 25 इंटू 10 टू दी पावर 3 वॉट आपकी हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर आपका आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है RA की वैल्यू दी हुई है 0.06, जो पहले दिया हुआ है वही वैल्यू पहले वाली हो जाएगी। ठीक है, एंड फील्ड रेजिस्टेंस, दूसरा फील्ड रेजिस्टेंस बाद में दिया हुआ है जिसको आप RSH बोल देंगे, वो आपका है 100 ओम। ठीक है, क्लियर। जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी 250 DC शंट मोटर की बात करें, यानी कि 250 वोल्ट की सप्लाई आपकी यहां पर मोटर को या जनरेटर एज ए हम बात करें तो वहां पर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम जनरेटर की बात कर लेते हैं। तो जनरेटर की अगर हम डायग्राम यहां पर बनाएं ए पार्ट के लिए, तो जनरेटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है बेटो। यहां पर आपका RA लगा होता है, कुछ इस तरीके से आपका ये लगा होता है, कनेक्ट होता है। मैं लिख देता हूं RA। ठीक है, फिर आगे आपका यहां पर एक इंडक्टर की फॉर्म में इस तरीके से लगा होता है जिसको आप RSH बोल देते हैं। ठीक,
और यहां पर आपका लोड कनेक्ट रहता है, लुक्स लाइक दैट। ठीक है, ये आपका लोड हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं LOAD, लोड। ठीक है, यहां पर करंट IL फ्लो होता है, यहां पर शंट करंट फ्लो हो जाएगा ISH, और यहां पर करंट होगा IA। ठीक है, क्लियर है? देखिए, जो जनरेटर होता है इसमें करंट बाहर की ओर जाती है, और जब आप मोटर की बात करेंगे तो उसमें करंट अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, यहां पर हो जाता है प्लस माइनस EG, जनरेटेड EMF। ठीक है, इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं वोल्टेज है प्लस माइनस V, लोड के अक्रॉस। ठीक, तो आई होप इस डायग्राम को आप समझते हैं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा हुआ है। ठीक, अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहां पर डायग्राम से इक्वेशन लिखते हैं या KCL अप्लाई करते हैं यहां पर। तो फ्रॉम डायग्राम अगर मैं यहां पर KCL की बात करूं तो IA जो है यहां पर वो क्या होगा, IL प्लस ISH, यही तो होगा ना। ठीक है, तो यहां से IA की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए, IL अगर आप देखें यहां पर, तो IL की बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो कितना यहां पर पावर जनरेट हो रही है, जो पावर है आपकी 25 किलोवाट है ना। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, I की बात करता हूं तो देखिए P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यहां से आप अगर I निकालना चाहें तो P अपॉन V हो जाएगा ना बेटा। तो यहां पर हो जाएगा 25, 1 2 3, मैंने यहां पर खोल के लिख दिया है इसको, अपॉन V की वैल्यू यहां पर क्या है 250 है। ठीक है, तो ये आपकी IL आ जाएगी, प्लस ISH की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ISH अगर आप यहां पर देखें, ये वाली जो करंट है यहां से जो शुरू में सप्लाई आपने दी हुई है उसी के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 250 अपॉन, अब जो पावर होगी इसके लिए वो क्या हो जाएगी 250 अपॉन कितना होगा बेटा, ये 100। ठीक है, तो ये आपका ISH हो जाएगा। जब आप वैल्यूज सारी पुट कर देंगे और आंसर अपना फाइंड आउट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू गेट 102.25। ये वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। जैसे हम इसको कट करेंगे तो 8.25 आ जाएगा, यहां से इसको कट करेंगे और ये हो जाएगा आपका 100। तो ये 102.25 ये कट होकर 100 ये हो जाएगा 5 आ जाएगा बेटा, 50 है ना। ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी IA की। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, जो IL होती है मैं यहां पर लिख भी देता हूं बेटा, IL जो होगी वो होगी बेटा पावर अपॉन वोल्ट। ठीक है, और जो ISH आप यहां पर देख रहे हैं ना बेटा, ये क्या होगा, वोल्ट पर रेजिस्टेंस, जो यहां पर RSH दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, IL पावर अपॉन वोल्ट और ISH वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, जैसे हम निकालते हैं ओम्स लॉ से यहां पर V इक्वल्स टू IR से। ठीक है, तो IA जो करंट है वो आपको यहां पर मिल गई है, 102.5 आपको यहां पर एम्पेयर की करंट देखने को मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आप निकालें उसकी यूनिट आप जरूर लिखेंगे, ये विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अब हम पावर डेवलप कितनी होगी उसका फॉर्मूला अगर यहां पर देखें तो पावर डेवलप्ड कहां पर, जनरेटर में डेवलप्ड पावर क्या होती है, वो होता है बेटा EA इंटू IA। ठीक है, और EA इक्वल्स टू IA यही आपसे पूछा गया है, लेकिन उसके लिए आपको EA भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर हम इसको EG भी बोल देते हैं, या मैं अगर लिखूं तो EGIA भी आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो EA या EG क्या होगा उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर द जनरेटर क्या होता है, V प्लस IARA। ठीक है, और इनटू IA की वैल्यू यहां पर आप रखेंगे। ठीक है, तो अब आप सारी वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। V की वैल्यू आपके पास है 250 प्लस IA की वैल्यू आपके पास क्या है, अभी आपने फाइंड आउट किया है 102.5। ठीक है, RA की वैल्यू आपको पता है 0.06 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और इनटू IA की वैल्यू फिर आपसे यहां पर पुट करनी है 102.5। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आपको जो पावर डेवलप्ड हो रही है या जनरेट हो रही है किसमें, जनरेटर में, वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। वो आएगी आपकी 25,000 वॉट, यानी कि 25
किलोवाट की पावर यहां पर जनरेटर जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा सॉरी 25 नहीं 20, हाँ ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया बेटा, एक सेकेंड, मैंने वैल्यू गलत रखी यहाँ पर, मतलब कैलकुलेटर में गलत वैल्यू पुट कर ली है। ये आएगा बेटा आपका 26.1898 किलोवाट। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि हाँ ये आंसर कौन सा वाला सही है, ये वाला आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए ये आपका जनरेटर के लिए कंडीशन हो गई है। अब हम दूसरे कलर से यहां पर फॉर द मोटर कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं बी सेक्शन करके, और हम मोटर का डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा मैंने बताया था यहां पर बेटा शुरुआत में जब मैं डायग्राम बना रहा था कि जनरेटर में करंट बाहर की तरफ जाता है, मोटर में करंट अंदर की तरफ आता है, क्योंकि जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी और मोटर को स्टार्ट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो इसमें करंट अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपका रहता है। ये आर ए रहेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहां पर आपका बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जहां पर जनरेटर में जनरेट हो रहा था ईएमएफ, है ना, तो इसलिए यहां पर करंट जो होगी वो यहां पर हो जाएगी आई ए, इधर आपका आई एस एच हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो करंट फ्लो होगा वो आपका आई एल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और यहां पर प्लस माइनस जो वोल्टेज आप अप्लाई यहां पर करेंगे मोटर के अक्रॉस। ठीक है, तो ये फॉर द मोटर हो गया है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए इसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी पावर यहां पर मोटर में होगी जनरेट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पावर डेवलप होती है यहां पर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहां पर ये पावर कंज्यूम्ड की बात की जाएगी यहां पर। ठीक है, तो पावर कंज्यूम के लिए हम लिखेंगे यहां पर पावर कंज्यूम्ड जो दिया हुआ है वो आपका ये हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड, है ना, कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कितना है 25,000। ठीक है, 25,000 वॉट यहां पर गिवन है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम में अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो फिर यहां पर आई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई ए प्लस आई एस एच। ठीक है, यानी कि आई एल इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है आई ए की, क्योंकि हमें यहां पर भी पावर डेवलप्ड ही निकालना है, तो ये हो जाएगा आई एल माइनस आई एस एच। ठीक है, जब आपने वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है आई ए की तो ये हो जाएगा आई एल माइनस आई एस एच। और अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं फॉर द इसके लिए जनरेटर के लिए आई एल और आई एस यहां पर हमने पुट किया था, तो डायरेक्टली यहां पर हम पुट कर देंगे 25,000 अपॉन 250 माइनस 250 अपॉन 100। ठीक है, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 100 आ जाएगा, फिर ये 0 से 0 ये 0.25, देन इट बिकम्स 97.5। ठीक है, तो यहां पर जो करंट आएगी आई ए वो 97.5 एम्पियर आपको देखने को मिल जाएगी जब आप मोटर की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हमें पता है यहां पर ईवी जो होता है यानी कि बैक ईएमएफ जो होता है किसके लिए, मोटर के लिए, वो V माइनस आई ए आर ए रहता है। चूंकि यहां पर ब्रशेस की वोल्टेज नहीं दी हुई है तो ब्रशेस ड्रॉप यहां पर नहीं लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में लिया था। ठीक है, तो ईवी यहां पर आपको पता चल जाएगा, ईवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V की वैल्यू 250 हो जाएगी माइनस आई ए अभी आपने निकाला है 97.5, मोटर के लिए हम बात कर रहे हैं, आर ए आपका वही रहेगा 0.06। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर ईवी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 244.15 वोल्ट। ठीक है, ईवी की वैल्यू आ जाएगी, तो आपसे पावर डेवलप जो होगी यहां पर मोटर में वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पावर डेवलप्ड, क्योंकि आपसे पावर डेवलप्ड यहां पर पूछा गया है जब आप मोटर की तरह इसको मशीन को देखते हैं। ठीक है, तो पीवी जो पावर डेवलप्ड है वो कितना हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए वैल्यूज दोनों हैं हमारे पास, वो पुट कर देंगे 244.15 इंटू आई ए की वैल्यू हमने निकाली है 97.5 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली यू गेट 23.8 किलोवाट। तो इतनी पावर डेवलप होगी जब मोटर की आप बात यहां पर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों चीजों को यहां पर एक साथ पूछ लिया गया है,
मोटर को भी और जनरेटर को भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोनों चीजों को जब एक साथ पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा फिर। यानी कि आप कंपेयर करके अगर दोनों न्यूमेरिकल को एक साथ कर रहे हैं फॉर द मोटर एज वेल एज फॉर द जनरेटर, तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं एक बार दोनों को कंपेयर करके आपको बता देता हूं, कहीं पे कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए अगर आप जनरेटर की बात करेंगे तो IA इज इक्वल टू होगा IL प्लस ISH, और मोटर की आप बात करेंगे तो IA जो इक्वल टू होगा वो IL माइनस ISH के हो जाएगा। पहला डिफरेंस दोनों में, यहां पर प्लस रहेगा जनरेटर में, यहां पर माइनस हो जाएगा। वहीं पर अगर आप जनरेटेड EMF की बात करेंगे तो यहां पर V प्लस IARA होता है। अगर यहां पर बैक EMF की बात करेंगे तो B माइनस IARA हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें आपको, क्योंकि पावर डेवलप की बात कर रहा है तो P इक्वल्स टू जनरेटेड EMF इंटू करंट ही दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस यहां पर आपको जनरेटेड EMF या EA रखना है, यहां पर आपको बैक EMF रखना है बस। ठीक है, अब अगर सेपरेटली आपसे जनरेटर या मोटर के लिए भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, या आपको कंफ्यूजन भी कुछ नहीं होगा कि हाँ कि माइनस वाला फॉर्मूला लेना था या प्लस वाला। अगर डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने आगे भी स्पेस छोड़ा हुआ था, हम वहीं पर कर रहे थे, कोई बात नहीं, क्योंकि कंपेयर करके करने में मजा आता है और आपको सारे जो कंफ्यूजन होते हैं वो भी साथ के साथ क्लियर होती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 2 पोल्स एंड इट कनेक्टेड टू द 400 वोल्ट, 400 वोल्ट से कनेक्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सप्लाई दी हुई है। कैलकुलेट करना है एक्चुअल रोटर स्पीड एंड रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप इज 4%। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं अच्छे बच्चे की तरह वो आप नोट कर लेंगे। तो गिवन दैट नंबर ऑफ पोल्स P इक्वल्स टू दिया हुआ है 2। ठीक है, V की वैल्यू दी हुई है आपको 400 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, और S की वैल्यू दी हुई है 4%, यानी कि अगर इसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में तो 0.04 आपकी S की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है N की वैल्यू आपसे और F डैश की वैल्यू। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। तो आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, तो आप डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट S का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, S इज इक्वल टू NS माइनस N अपॉन NS। जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं तो N की वैल्यू आपको मिलती है NS ब्रैकेट में 1 माइनस S। ठीक है, तो आपको पहले यहां पर क्या चाहिए होगा, पहले आपको यहां पर NS चाहिए होगा। तो NS के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, यानी कि सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है, 120 F अपॉन P। 120 F की वैल्यू आपको दी हुई है 50, नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं आपको 2, तो यहां पर सिंक्रोनियस स्पीड जो होगी वो आपको मिल जाएगी 3000 RPM, यानी कि 3000 RPM आपकी सिंक्रोनियस स्पीड आ जाएगी। अब सिंक्रोनियस स्पीड आ गई आपके पास, तो आपकी जो स्पीड है रोटर की वो निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3000 ब्रैकेट 1 माइनस S की वैल्यू 0.04 आप यहां पर पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 2880 RPM, यानी कि जो मोटर की स्पीड है वो 2880 RPM आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पर फ्रीक्वेंसी की बात की है तो ऑब्वियसली दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, F डैश इज इक्वल टू होता है SF, और आपकी जो फॉर्मूला सीट है उसमें ये ऑलरेडी आपने नोट भी कर रखा होगा, क्योंकि हम पहले जो न्यूमेरिकल किया है उसमें इसका यूज कर चुकी हैं। तो F डैश इक्वल टू SF हो जाएगा। S की वैल्यू हमने दी हुई है 0.04 और F की वैल्यू भी हमें गिवन है 50। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 2 हर्ट्ज। तो आपसे दोनों चीजें जो पूछी गई थी वो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। एक नंबर स्पीड आ जाएगी रोटर की, और दूसरा यहां पर रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि F डैश, वो आपसे पूछा था। दोनों वैल्यूज बहुत आसानी से फॉर्मूला बेस्ड आपने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए यहां तक जो भी न्यूमेरिकल आपने किए हैं बहुत आसान आपको लग रहे होंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल हार्ड है। हाँ, एक न्यूमेरिकल जो मोटर
और जनरेटर दोनों का एक साथ पूछा गया था, वो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, हार्ड नहीं लगेगा। जब आप एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसी चीज को देखते हुए आगे जो अब ये क्वेश्चन है ये उसी पर बेस्ड है, लेकिन यहां पर ये एक पार्ट के साथ पूछा गया है, मतलब थ्योरी के साथ अटैच करके पूछ लिया है, और इसीलिए यहां पर केवल और केवल मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 41 एम्पियर एट फुल लोड, यानी कि वो 41 एम्पियर की करंट लेती है फुल लोड पर, जहां पर शंट मोटर जो है उसके लिए सप्लाई दी हुई है 250 वोल्ट। आगे आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर 0.1 ओम एंड 250 ओम रेस्पेक्टिवली। आगे क्या कहा है, फाइंड द बैक ईएमएफ ऑन फुल लोड, यानी कि जो मोटर है उसका बैक ईएमएफ क्या होगा वो यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जो जो चीजें दी हुई हैं वो आप लिख लेंगे। गिवन दैट क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं बेटा, सबसे पहले आपको वी दिया हुआ है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट की सप्लाई यहां पर मोटर को मिल रही है। जो करंट है लोड करंट वो कितना है, यानी कि शंट मोटर टेक्स द करंट जो है वो फुल लोड पर आपका 41 एम्पियर आपको गिवन है। ठीक है, वहीं पर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है 0.1 ओम। ठीक है, आर ए की वैल्यू आपको गिवन है और आर एस एच की वैल्यू भी आपको दी हुई है 250 ओम। ठीक है, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी आपको दिया गया है। पूछा है वैक ईएमएफ, ई बी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं मोटर का डायग्राम एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा देता हूं ताकि आप न्यूमेरिकल के साथ साथ ही मोटर और जो जनरेटर है उसके डायग्राम में कंफ्यूज ना हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा होता है, इसी के अक्रॉस आपका वैक ईएमएफ यहां पर जनरेट होता है। ठीक है, और यहां पर आपका ये शंट फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको आप आर एस एच बोल देते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। मेरे वाले डायग्राम पर अभी फिलहाल मैं क्योंकि थोड़ा जल्दी की कोशिश में है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं डायग्राम पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में अच्छे से नीट एंड क्लियर तरीके से डायग्राम को बना कर आएंगे। इधर आई एल करंट फ्लो होगा, इधर आई एस एच करंट फ्लो होगा और इधर आई ए करंट फ्लो होगा। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम अगर हम बात करें तो डायग्राम से अगर आप आई ए निकालें यहाँ पर, तो मैंने अभी पीछे न्यूमेरिकल कराया था उसमें भी हमने फाइंड आउट किया था, तो मैं डायरेक्टली आई एल माइनस आई एस एच रख देता हूँ। वैसे बेसिकली अगर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई एल, क्योंकि यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किसमें, आई ए प्लस आई एस एच में, तो यहां से आप आई ए निकालेंगे तो आई एस एच को इधर जाकर सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू दी हुई है ये 41 है। आई एस एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी अपॉन आर से, है ना। वी की वैल्यू है 250 और आर की वैल्यू दी हुई है यहां पर आर एस एच, क्योंकि आई एस एच फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 250 यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका आई ए जो आएगा वो 40 एम्पियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे बैक ईएमएफ पूछा है, किसके लिए, मोटर के लिए। तो thus वी नो दैट बैक ईएमएफ फॉर द मोटर ईवी क्या होता है बेटा, V माइनस आई ए आर ए। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रश दिए हुए हैं और कितना वोल्ट ड्रॉप हो रहा है वहां पर, वो अगर गिवन है तो आप वहां पर वैल्यू वो रख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर माइनस ब्रश ड्रॉप। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अदरवाइज आप वही चीज नॉर्मल जो फॉर्मूला है आपका यही फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 250 बेटा, ठीक है, माइनस आई ए की वैल्यू आपने निकाली है 40, आर ए आपको दिया हुआ है 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 246 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि इतना बैक ईएमएफ जनरेट होगा इस कंडीशन में जब आपकी मोटर की ये कंडीशन दी हुई है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन डीसी मोटर। देखिए यहां पर एक डेरिवेशन आपसे पूछ लिया है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच कर दिया है। ए 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर ड्रॉन ए 50 एम्पियर करंट, यानी कि 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ जो सीरीज मोटर लगा हुआ है वो 50 एम्पियर का करंट निकालता है, ड्रॉ करता है। आर्मेचर एंड द सीरीज फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस आर 0.2 ओम एंड 0.1 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है। कैलकुलेट करना है ब्रश वोल्टेज और बैक ईएमएफ, दो चीजें यहां पर पूछी गई। ठीक है,
तो चूंकि मोटर की बात की है तो मोटर का डायग्राम मैं यहां पर बनाकर आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। बार बार आप लोग भी बनाकर देखेंगे। यहां पर ये बिल्कुल भी आपको आलस नहीं होना चाहिए कि हम पर तो आता है, हम बनाकर नहीं देखेंगे। आप जब आपने ये सोच लिया कि ये क्वेश्चन हम पे आता है, हम नहीं करके देखेंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे, समझ लेना वहीं पर आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो मैंने ये डायग्राम यहां पर इस तरीके से बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा यहां पर सीरीज मोटर की बात कर रहा है, ना कि शंट मोटर की। तो ये चीज आपको तभी समझ में आएगी बेटा जब आप खुद से अपने आप बनाकर डायग्राम को देखेंगे। अदरवाइज आप यहां पर कंफ्यूज ही रहेंगे कि हमने किस तरीके से कर लिया या कैसे हमें यहां पर डायग्राम बनाना था। ठीक है, क्योंकि सीरीज की बात है तो एस एच नहीं SE लिखेंगे। सीरीज की बात कर रहे हैं ना हम, यहां पर शंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर SE लिख देता हूं फॉर द सीरीज। तो IL, ISE, IA सब सेम रहेंगे क्योंकि हमारा यहां पर सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज के कनेक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको ओपन करके डायग्राम को ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस, ये जो आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस कौन सा? आर्मेचर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो कुछ इस तरीके का यहां पर सिनेरियो रहता है बेटा। ऐसे देखिए, ये तो रेजिस्टेंस लगा होता है आर्मेचर का, और यहां पर आपका जो बैक EMF जनरेट हो रहा है ये EB रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ये सिनेरियो रहता है, जिसको हम यहां पर डब्बे में बंद कर देते हैं। किसमें? इसमें। और ये क्या है? ये ब्रशेज रहते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका प्लस माइनस V हो जाएगा। इधर से IL करंट जा रहा है, ये ISE करंट यहां पर हम लिख लेते हैं इसको, ये IA करंट हो जाएगा, ये RA हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये EB हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन में, जो मैंने यहां पर सिचुएशन ली है, ये RSE ले लेते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस है ना। मैं यहां पर भी लिख देता हूं इसको ऊपर RSE। इसको मैंने ओपन कर दिया है, कुछ इस तरीके से बना दिया है। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं और इसमें मैं अप्लाई करता हूं KVL अप्लाई अगर मैं यहां पर करता हूं, मैं लिख देता हूं, चलिए अप्लाई KVL। अगर मैं यहां पर KVL अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या होगा बेटा, ये V माइनस प्लस ऐसे जा रहा है करंट, तो प्लस की तरफ है तो इसलिए प्लस आ जाएगा। माइनस, देखिए यहां पर प्लस से माइनस की तरफ हम जा रहे हैं तो माइनस ISE RE। अगर आप पहले यूनिट के न्यूमेरिकल हमसे पढ़ के आए हैं, पहली वीडियो आप देख कर आए हैं, तो इस KVL को अप्लाई करने में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारी करंट जो है वो प्लस से माइनस इधर जा रही है, तो जब नीचे की तरफ जा रही है यानी कि प्लस से माइनस जा रही है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस IA RA आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका प्लस से माइनस की तरफ हम जा रहे हैं तो माइनस EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इस डायग्राम में KVL अप्लाई किया। KVL अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, यहां पर ब्रश वोल्टेज चाहिए। तो ब्रश वोल्टेज आपका क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये जो है ये ब्रश वोल्टेज देगा, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं। तो अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू ये बचेगा इधर V माइनस ISE RSE। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा और इसी को आप बोलेंगे ब्रश वोल्टेज, BRUSH ब्रश, और ये हो जाएगा वोल्टेज। तो ब्रश वोल्टेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रश वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना एक ब्रश ड्रॉप, वो नहीं है, ये ब्रश वोल्टेज है। ठीक है, EB प्लस IA RA। ठीक, जो आपका यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है ये EB प्लस IA RA। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या है, ये ब्रश वोल्टेज है, ना कि ब्रश ड्रॉप है या ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है, वो नहीं है। तो आपसे यही चीज पूछी गई है पहले वाले पार्ट में। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, अब ब्रश वोल्टेज क्या हो गया है आपका, लिख लेंगे आप यहां पर BRUSH ब्रश वोल्टेज इज इक्वल टू V माइनस ISE RSE। ठीक है, क्लियर। चलिए, V की वैल्यू आपको दी हुई है 230,
अच्छा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है जो वैल्यू दी हुई है, चलिए कोई नहीं, माइनस ISE जो करंट है आपकी, ये यहाँ पर दी हुई है सीरीज मोटर ड्रॉन से 50 एम्पेयर करंट, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस बाद में दिया हुआ है 0.1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 225 वोल्ट। ठीक है, तो ब्रश वोल्टेज आपको ये मिल जाएगी। क्लियर। अब आपसे बैक ईएमएफ पूछा है, तो बैक ईएमएफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर सेकंड बैक ईएमएफ यानी कि ईवी की यहां पर बात की जा रही है। ईवी जब आप फाइंड आउट करेंगे यहां पर तो हो जाएगा V माइनस आर एस ई आई एस ई प्लस यहां पर हो जाएगा आर ए आई ए, ये और आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी किसकी, बैक ईएमएफ की। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए, जब आप यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा V की वैल्यू है 230 माइनस RE की वैल्यू है, RSE की वैल्यू 0.1 इंटू ISE की वैल्यू है आपके पास 50। ठीक है, आगे अगर आप देखें यहां पर प्लस RA की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.2 और ये दिया हुआ है IA 50। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि जो आपके पास करंट है वो उसका अमाउंट तो सेम ही है क्योंकि सीरीज की यहां पर बात की जा रही है, तो ये आपका आ जाएगा 230, ये पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5, ये 0 पॉइंट से खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें बेटा, अच्छा अगर बेटा मैं इसको यहां पर ले जाता हूं, नहीं ये माइनस होगा बेटा, यहां पर इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हो जाता है बेटा मिस्टेक, ये आप माइनस करेंगे यहां पर। ठीक है, देन आपका आंसर आएगा, तो ये माइनस होगा क्योंकि आप इस ये है ना ब्रश वोल्टेज, इसमें आपको ईबी ही तो चाहिए बैक ईएमएफ, तो आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो इट बिकम माइनस, तो यहां पर माइनस ही तो आएगा ना। ठीक है, ये भी आपका माइनस ही रहेगा ये। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस, तो -15 जब आपका सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 215 आपका मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो इतने वोल्ट आपका बैक ईएमएफ हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में जो दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी वो दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो कोई समस्या आपको किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लिया, 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है। आगे उसने ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है सिंक्रोनियस स्पीड, फिर उसके बाद पूछा गया है रोटर स्पीड जब स्लिप की वैल्यू 4% दिया हो। ठीक है, जब यानी कि एस की वैल्यू आपकी 4% दी गई है तब आपसे वहां पर रोटर की स्पीड पूछी है, और एट द एंड रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है जब स्पीड जो है वो 600 आरपीएम होगी। तो पहले आप जो जो चीजें दी हुई हैं वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन दैट सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो सप्लाई आपकी दी गई है यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले सिंक्रोनियस स्पीड आपको निकालनी है, तो सिंक्रोनियस स्पीड तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, फॉर्मूला है ns = 120 F/P। ठीक है, 120, फ्रीक्वेंसी आपको 50 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स आपके 4 हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगी 1500 आरपीएम। ठीक है, ये आ गई आपकी सिंक्रोनियस स्पीड। ठीक है, सेकंड पूछा है रोटर स्पीड जब स्लिप 4% है, रोटर स्पीड पूछा है, यानी कि यहां पर सेकंड पार्ट में आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। कब, जब s की वैल्यू 0.04 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी नो दैट s = ns - n/ns होता है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें पता है n = क्या मिलता है, ns 1 - s। ठीक है, तो आपने अभी ns की वैल्यू निकाली है 1500 आरपीएम, 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 1440 आरपीएम, यानी कि 1440 आरपीएम रोटर की स्पीड आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है। अब आगे उसने पूछा है रोटर की फ्रीक्वेंसी, कब? जब स्पीड रोटर की हो 600 आरपीएम, यानी कि अब ये वाली स्पीड नहीं रखेंगे आप, ये वाली रखेंगे। उसके लिए आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ डैश की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है। हमें पता है एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एफ एस होता है, लेकिन यहां पर जो एस रखना है वो इसके हिसाब से रखना है, यानी कि जो 600 आरपीएम वैल्यू दी है एन की वो आप पुट करेंगे, ना कि 1440। ठीक है। तो मैं अगर यहां पर फॉर्मूला लिख दूं एस की जगह पर एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनटू एफ। ठीक है। अब यहां पर एन एस तो यही रहेगा, सिंक्रोनियस स्पीड 1500 आरपीएम माइनस, लेकिन जो अब रोटर की स्पीड है वो उसने दी है बेटा 600, तो आप अब 600 रखेंगे ना कि 1440। ठीक है। बस ये चीज आपको विशेष यहां पर इस न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी है, इनटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 30 हर्ट्ज। ठीक है। तो ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है। यहां पर आपको रोटर की स्पीड दी है, उसके लिए यहां पर रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी है। अगर वो डायरेक्ट बोलता कि रोटर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए तो सीधा आप 1500 माइनस फिर ये वाली वैल्यू रख देते स्पीड की रोटर की, और 1500 से डिवाइड करके इंटू 50 करके वहां पर वो फ्रीक्वेंसी आ जाती। अब यहां पर इसने 600 आरपीएम दे दिया था, तो इसलिए आपने 600 आरपीएम यूज किया है, ना कि 1440 का यूज किया है। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां तक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप 9 के 9 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गए होंगे। किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप रिपीट करके दोबारा उस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में तभी आएगा जब उस क्वेश्चन के साथ साथ आप भी अपना पेन चलाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहां पर फिर देखिए क्वेश्चन के साथ एक थ्योरेटिकल या डेरिवेटिव क्वेश्चन अटैच है। ड्रॉ द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, जब आपको सिचुएशन दी है 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 6 पोल्स and operates with a slip of 5% at a certain load। क्या क्या फाइंड आउट करना है? द स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एंड द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द रोटर। तो 3 चीजें आपसे यहां पर पूछी गई हैं। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन दैट, अच्छे बच्चे की तरह सबसे पहले आप जो जो चीजें दी होती हैं वो आपको लिखना रहता है। पहले आपको एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं 6, फिर आपको स्लिप दिया हुआ है 5%, यानी कि वैल्यू दी हुई है 0.05। ठीक है। क्लियर हो गया। पूछा क्या है? पहली सिचुएशन में आपसे स्पीड पूछी है रोटर की, यानी कि एन की वैल्यू पूछी है। दूसरी सिचुएशन में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है रोटर करंट की, यानी कि एफ डैश आपसे पूछा है। और थर्ड में स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोटर। तो इसको हम किसी सिंबल से डिनोट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यहां पर लिख देंगे, या अगर आप चाहें तो यहां पर इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। स्पीड की बात कर रहा है ना, किसके? रोटर की, फॉर द मतलब रोटर मैग्नेटिक फील्ड की विद रिस्पेक्ट टू रोटर। तो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एमएफ मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से आपसे थर्ड टर्म पूछी गई है। तो सबसे पहले आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या आपको होने वाली है न्यूमेरिकल में। एस की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या होती है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा। देखिए मतलब प्रैक्टिस करने का बेटा यही बेनिफिट होता है, आपको फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ेंगे, आपकी टिप्स पर हो जाएंगे, बशर्ते आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप डायरेक्टली यहां पर रख सकते हैं। देखिए 120 एफ अपॉन
P1 माइनस एस। बस आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, अब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 50 अपॉन P की वैल्यू यहां पर 6 है, 1 माइनस 0.05 आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन स्पीड जो आएगी वो 950 आरपीएम आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहली वाली टर्म में जो आपसे स्पीड पूछी गई थी रोटर स्टार्टर की, वो आपने फाइंड आउट कर ली, स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर के रेस्पेक्ट में। अब आपसे दूसरी चीज पूछी गई है एफ डैश की वैल्यू। ठीक है, तो एफ डैश हमें पता है, एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है, एस एफ होता है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी। 0.05 इंटू 50 जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2.5 हर्ट्ज, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है 2.5 हर्ट्ज। अब थर्ड जो पूछा है बेटा, थर्ड आपसे कहा गया है यहां पर, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। तो बेटा जिस स्पीड से आपका रोटर मूव करेगा उसी ही स्पीड से तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होगा। भाई आपकी जो मोटर होती है उसके रोटर को जो घुमाता है वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो घुमाता है, तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रोटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द रोटर, दैट मीन्स वो हो जाएगा आपका 950 आरपीएम। क्या यही होगा? नहीं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट पूछा है बेटा, विद रेस्पेक्ट। अगर ये विद रेस्पेक्ट टू रोटर हटा देता तो वो हो जाती एन के इक्वल, है ना, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। इसमें एक न्यूमेरिकल आगे चल के इसमें आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपका स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी एन के इक्वल, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू रोटर की बात कर, रोटर के रेस्पेक्ट में ही पूछा है। रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रोटर के ही रेस्पेक्ट में बेटा क्या होगी? 0 ही तो होगी, है ना। विद रेस्पेक्ट पूछा है, विद रेस्पेक्ट, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। क्लियर है? क्लियर है ना। अगर वो स्टार्टर के रेस्पेक्ट में पूछता तो वो 950 आरपीएम हो जाती, समझ गए। अगर वो स्टार्टर के रेस्पेक्ट में पूछता दैट मींस आपका 950 आरपीएम हो जाता। विद रेस्पेक्ट टू रोटर पूछा है तो वो 0 हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हैं जो बच्चे को घुमा देते हैं और एग्जामिनर इसीलिए इनको पूछता है। तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसने कौन सी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में पूछी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो जिसमें आपका विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर पूछेगा, तब आपकी वो वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करके देखें, तभी आपके जितने भी डाउट हैं वो सब आसानी से खत्म होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका पेन चलेगा कॉपी के ऊपर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ए 4 पोल संट जनरेटर, यहां पर आप जनरेटर आ गया है, लैप कनेक्टेड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आर्मेचर हैज द फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड 0.1 ओम रेस्पेक्टिवली। इफ द सप्लाइंग पावर टू 100 वॉट लैप लोड फॉर द 100 वोल्ट। कैलकुलेट करना है आर्मेचर करंट एंड द जनरेटेड ईएमएफ। कंसीडर ए कॉन्टैक्ट ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट पर ब्रश, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट ड्रॉप 1 वोल्ट पर ब्रश यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, अच्छा सॉरी ये कंसीडर है, कैलकुलेट तो आपको आर्मेचर करंट और जनरेटेड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर जनरेटर का डायग्राम बना लेंगे जो हम पहले भी ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं, बार बार डायग्राम बनाकर देखेंगे तो डायग्राम की हेल्प से आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आप पहली यूनिट में बहुत अच्छे से इस तरीके के सर्किट को सॉल्व करके आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है अगर आप बहुत अच्छे से पेन कॉपी का यूज करते हुए वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका लोड लगा होता है, ठीक है, ये आपका संट रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर ISH करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, IA करंट यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर ये लोड करंट
एल आपका जा रहा, अच्छा सॉरी जनरेटर है, ये करंट बाहर की तरफ आएगी। देखिए यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और इसी वजह से बच्चे क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ये आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर आपका प्लस माइनस वोल्टेज यहां पर आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो पहले जो चीजें दी हुई हैं वो आप लिख लेंगे। 4 पोल आपको दिया हुआ है, RSH आपको गिवन है यहां पर 50 ओम, ठीक है। RA आपको दिया हुआ है 0.1 ओम। देखिए अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, छोटी वाली वैल्यू RA रहेगी, RSH की वैल्यू बड़ी रहती है तो वो आपकी बड़ी रहेगी, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज और दे दी है उसने बेटा, ब्रश ड्रॉप, ठीक है, ब्रश ड्रॉप, क्योंकि 2 ब्रश होते हैं और पर ब्रश जो है वो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप आपको यहां पर इस जनरेटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू आपको 100 वोल्ट यहां पर दी गई है, ठीक है, क्लियर। और पावर जो है वो पावर भी आपको यहां पर गिवन है, एक सेकेंड, 100 वॉट की पावर आपको दी गई है, ठीक। पूछा क्या है, IA आपसे पूछा है, आर्मेचर करंट, और आपसे पूछा गया है जनरेटेड ईएमएफ EG की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो अगर डायग्राम से ही आप देखें तो फ्रॉम डायग्राम मैं अगर लिखूं यहां पर, तो IA क्या है, फ्रॉम डायग्राम IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL है आपके पास यहां पर करंट। तो ISH क्या होता है, V/R से आपका निकलता है, V आपके पास 100 है, RSH जो है वो 50 है, IL आपको पता है पावर के रेस्पेक्ट में निकलता है 100 अपॉन, यानी कि V अपॉन किससे निकलता है, सॉरी P/V से, V की वैल्यू आपको दी हुई है 100, ठीक है, क्लियर। देखिए फॉर्मूले सीट पर अगर आप लिखते जा रही हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ, तो आपको फॉर्मूले रिकॉल भी हो रहे होंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रही हैं तो वो पीछे जो फॉर्मूला आप लिख के आए हैं वो आप यूज कर रही हैं यहां पर, तो आपके साथ के साथ बेटा फॉर्मूले रिवाइज भी हो रहे हैं। तो यही बेनिफिट होता है चीजों को एक साथ एक मैनर में कलेक्ट करने का, ठीक है। तो IA जो आर्मेचर करंट है वो आ गई है आपकी 3 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे बैक EMF और पूछा है, बस मैंने एक डिफरेंस आपको यहां पर बताया था, सॉरी बैक EMF नहीं है, जनरेटेड EMF पूछा है, क्योंकि जनरेटर की बात कर रही है। जनरेटर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर साइन प्लस रहते हैं, जब आप मोटर की बात करते हैं तो बैक EMF रहता है वहां पर, तो वहां पर साइन माइनस हो जाता है। बस यही चीज अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल आप किसी भी कीमत पर गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब मोटर के रेस्पेक्ट में ये बैक EMF निकाला था तो फॉर्मूला था V माइनस IA RA और माइनस था ब्रश ड्रॉप, लेकिन जनरेटर की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह आपको प्लस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कंपैरिजन के साथ साथ आप करते चलेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी और आसानी से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन बिना किसी गलती के कराएंगे। अदरवाइज बच्चे इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 102.3 वोल्ट आपको यहां पर जनरेटेड EMF देखने को मिल जाएगा इस जनरेटर की हेल्प से, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कहीं पर भी कोई समस्या आपको इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने यहां पर इरेज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर जो करंट होती है वो बाहर की तरफ जाती है, मोटर में करंट अंदर की तरफ आता है, ठीक है। चलिए अब 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए स्टार्टर एंड द रोटर करंट। ये आपसे एक रिलेशन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टर और रोटर करंट में क्या रिलेशन होता है, ये ड्राइव करके दिखाना है। आगे न्यूमेरिकल दे दिया है, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 6 पोल्स एंड ऑपरेटेड विद ए स्लिप ऑफ 5% एट ए सर्टेन लोड। देखिए ये वही क्वेश्चन है, इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया यानी कि 10th क्वेश्चन जो हमने किया है सेम वही क्वेश्चन है, बस लास्ट का जो पार्ट है जो मैं वहां पर समझाना चाह रहा था वो चेंज कर दिया है। स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर वही आपका आ जाएगा जो हमने 10वें क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। एन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 950, आपको याद भी आ गया होगा RPM।
अगर नहीं है तो आप खुद से इसको जरूर कैलकुलेट करके देखें, ठीक है। फिर आप एफ डैश यहां पर निकालेंगे तो एफ डैश आपको 2.5 हर्ट्ज यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड में अगर आप देखें, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टर। अब यहां पर विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर पूछा है। अगर पहले वाले न्यूमेरिकल की बात करें 10th की, तो उसमें विद रेस्पेक्ट टू रोटर पूछा था, तो इसलिए वो स्पीड 0 हो गई थी। अब यहां पर विद रेस्पेक्ट टू किसके पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में पूछी गई है बेटा, वो पूछी गई है स्टार्टर के। तो स्टार्टर के रेस्पेक्ट में स्पीड हो जाएगी n के इक्वल, जो कि हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं 950 आरपीएम। तो थर्ड वाले का आंसर भी यहां पे 950 आरपीएम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगी विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टर, वो इज इक्वल टू होगी स्पीड ऑफ द रोटर के, ठीक है। बस यही चीज मैं वहां पर उस न्यूमेरिकल में समझाने की कोशिश आपको कर रहा था, और ये न्यूमेरिकल यहां पर सेम वैल्यू के साथ आ गया है, तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। क्लियर? आसानी से आप लोग इस न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे। चलिए, आई होप यहां तक 12 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वन बाय वन। लगभग 16 या 17 न्यूमेरिकल हैं, अभी हमारे 4-5 न्यूमेरिकल और बच रहे हैं। आप पेशेंस बनाकर रखिए, गारंटी के साथ कहता हूं यहां से न्यूमेरिकल फंसेंगे भी, और अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आता है तो आप करके भी आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाई 200 एम्पियर एट 100 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड इज रेस्पेक्टिवली 0.04, 0.03 एंड 60 ohms। फाइंड करना है जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यहां पर कंपाउंड जनरेटर की वो बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम यहां पर बना लेंगे। कुछ नहीं है, एक टर्म आपकी बस यहां पर ऐड होने वाली है, वो चीज हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, जनरेटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनता है। यहां पर आपका शंट रेजिस्टेंस लग जाता है, फिर आपका यहां पर ये एक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। बस ये आपका कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। यहां पर आपका लोड ही लगा होगा, ठीक है। ये आपका लोड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये आपका हो जाएगा RSE। यहां से करंट जो निकलेगा वो ISE हो जाएगा। यहां पर जो लोड में करंट जाएगा वो IL चला जाएगा। यहां पर ISH करंट जाएगा, शंट RSH रहेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस रहेगा, आर्मेचर करंट यहां से निकलेगा, क्योंकि हम जनरेटर की बात कर रहे हैं। ईएमएफ जनरेटेड जो होगा वो ये EG यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रहती हैं, प्लस माइनस V वोल्ट यहां पर रहने वाला है। यही सारी चीजें आपको, बस जो मतलब जनरेटर था नॉर्मल, कंपाउंड जनरेटर नहीं, आपका सिंपल जनरेटर शंट जनरेटर जो था उसमें आपका ये रेजिस्टेंस नहीं लगा होता था। ये कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहा है, तो इसमें आपका सीरीज रेजिस्टेंस भी यहां पर लग जाता है। तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप यहां पर लिख लेंगे। IL आपको दिया हुआ है यहां पर 200 एम्पियर, ठीक है। फिर यहां पर आपको दिया हुआ है V की वैल्यू 100 वोल्ट, ठीक है। वहीं पर RA आपको दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.04 ओम। फिर आपको यहां पर RSE दिया हुआ है 0.03 ओम। फिर आपसे यहां पर RSH दिया हुआ है 60 ओम, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस आपने लिख ली हैं। आपसे पूछा है वैक ईएमएफ यानी कि EG की वैल्यू आपसे यहां पर इसमें पूछ ली गई है, ठीक है। वहीं पर साथ ही साथ उसने, चूंकि यह बात कर रहा है किसकी, कंपाउंड जनरेटर की, तो यहां पर बेटा अगर आप डायग्राम देखें तो ISE जो है वो IL के ही तो इक्वल है ना। तो फ्रॉम डायग्राम अगर आप देखें तो ISE जो सीरीज करंट है वो IL लोड करंट के इक्वल ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये कितना है आपका 200 एम्पियर ही आपका रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पर ISE = IL पुट कर दिया है। तो अगर आप देखें यहां पर इस डायग्राम के लिए, तो लिखेंगे आप जनरेटेड EMF EG = V प्लस IA RA प्लस RSE × ISE, यही तो लिखेंगे ना, ठीक है। ISE
ये पहली इक्वेशन हम मान लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास अभी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर आई ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई एस एच फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वो वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, तो वैल्यूज हम यहां पर पुट करते हैं। चलिए, तो फॉर फाइंडिंग आई ए फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहां पर केसीएल अप्लाई करते हैं तो केसीएल क्या कहता है, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एस ई, यही तो होगा ना बेटा। ठीक है, तो यहां से आई ए की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच क्या है यहां पर देखिए, आई एस एच, तो आई एस एच की जगह पर आप रखें तो V प्लस आई एस ई आर एस ई अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, आर एस एच ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पर हम आई एस एच की बात कर रहे हैं, इसकी है ना, तो यहां पर वोल्टेज है V। ठीक है, V प्लस, क्योंकि यहां पर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा आई एस ई आर एस ई अपॉन आर एस एच, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं जनरेटर की। ठीक है, प्लस आई एस ई आपका एज इट इज यहां पर रहने वाला है जो कि 200 भी हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आप वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस आई एस ई आपका कितना है 200, आर एस ई कितना है 0.03 है अपॉन आर एस एच की वैल्यू है 60 ओम प्लस ये हो जाएगा 200। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आई ए की वैल्यू मिल जाएगी 210 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा। अब ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे आई एस ई या आई एस एच, सॉरी आई एस एच यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग आई एस एच, अब आई एस एच अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहां पर केवीएल अप्लाई करेंगे, किसमें, सेकंड लूप में, इसमें, है ना। तो इसमें जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिए आई एस एच इंटू आर एस एच। ठीक है, आई एस एच इंटू आर एस एच माइनस आई एस ई आर एस ई माइनस वी इज इक्वल टू 0, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, जब आपने सेकंड लूप में यहां पर अप्लाई किया है केवीएल। क्लियर हुआ। चलिए, अब जब आप यहां पर इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे सारी, तो देखो एक सेकंड, यहां से आपका आ जाएगा बी एस ई आई एस ई और वी एस एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस एच आर एस एच। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं तो ये हो जाएगा V, कैसे किया बेटा मैंने, देखो ये वी एस एच इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच होता है, मैंने इसको यहीं पर रोका और इसको मैं इधर ले गया, है ना, तो ये हो जाएगा V प्लस आई एस ई आर एस ई, यानी कि इस वाली टर्म को बेटा मैं इन दोनों टर्म्स को मैं उठा कर ले गया इक्वल टू के इधर, यानी कि राइट साइड, और ये आई एस एच आर एस एच क्या होता है, वी एस एच, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ, है ना, तो उससे हमने यहां पर ये लिख दिया है। तो अब आपको यहां से आई एस एच मिल जाएगा, V प्लस आई एस ई आर एस ई अपॉन आर एस एच। ठीक है, समझ गए ना, ये मैंने क्या किया यहां पर बेटा, नहीं आया समझ में। देखिए जैसे ही मैंने यहां पर ये आई एस एच की जगह पर ये लिखा होगा ना तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे लिख दिया, वही चीज मैं यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि कैसे लिखा है, ये यहां से लिखा है, और आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे आई एस एच की जगह पर मैंने ये वैल्यू कैसे पुट कर दी है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसीलिए मैंने यहां पर कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, क्योंकि बच्चों के मतलब कंफ्यूजन हो गया होगा यहाँ पर कि सर ने ये कैसे लिख दिया, डायरेक्टली बताया नहीं है सर ने, तो है ना, तो वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको बताया बेटा। ये आई एस एच जो है मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाया, मैं देखना चाह रहा था कि बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्या खुद समझ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता भी दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आई एस एच की वैल्यू आपने यहाँ पर रख के इसको सॉल्व किया तो आई ए की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है, बस आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है और डायरेक्टली आपका आई जी यहाँ पर निकल जाएगा।
ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका EG इक्वल्स टू V की वैल्यू हमारे पास है बेटा 100 है, प्लस IA की वैल्यू हमने निकाल ली है 210, RA की वैल्यू दी हुई है 0.04, प्लस RSE आपको दिया हुआ है 0.03, और ISE कितना है आपका 200, ये आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो EG की वैल्यू आपकी यहां से मिल जाएगी जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 114.4 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखिए अगर आप अच्छी से तैयारी करके आ रहे हैं बेटा, तो अगर मैं इस स्टेप को नहीं भी करके दिखाता आप लोगों को तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते कि ISH मैंने यहां पर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज मतलब मैं इसको ना करके दिखाता तो हो सकता था कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है कि ISH आपका यहां पर कहां से आया है, ठीक है। बस आपको यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका बैक EMF जो उसने पूछा था, सॉरी क्योंकि हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटेड EMF की वैल्यू आपकी यहां पर निकल जाएगी EG 114.4 वोल्ट, ठीक है। आई होप अगर कंपाउंड जनरेटर के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से न्यूमेरिकल को कर ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये होने वाला है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, अच्छा यही क्वेश्चन थे। तो ये आपके 13 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 के, सॉरी यूनिट नंबर 4 के। तो यूनिट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली है वन शॉट वीडियो में। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमसे उस मतलब जो क्वेश्चन में आपको समस्या है उस क्वेश्चन का जैसे आप सॉल्व करा है वहां पर कहां पर समस्या आपको आ रही है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताएं, ठीक है। तो अब हम इसके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ आपके साथ आएंगे। उसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल आपको मॉडल पेपर में भी विद सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, और कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अगर दोबारा उसको देखेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन खुद से करके देखना पड़ेगा। जब तक खुद से नहीं करेंगे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल डेरिवेशन जब तक खुद से नहीं करोगे कोई भी टीचर आपके दिमाग में नहीं घुसा सकता है, ठीक है। और एट द एंड पहली बार अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और एट द एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएं, ताकि आपके लिए अगर कोई कमी रह गई है तो और बेहतर आपका इन फ्यूचर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।